जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल BKS स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 10 भौतिकी का अध्याय 1 प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम भौतिकी के कुछ बेसिक टर्म को समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे सबसे पहले कि भौतिकी क्या है, भौतिकी की उत्पत्ति कैसे हुई है और भौतिकी के पिता अर्थात इनके जनक कौन है। इसके बाद हम जो है अपने अध्याय की शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि भौतिकी क्या है। भौतिकी अर्थात फिजिक्स किसे कहते हैं। यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को लिख करके रखा है, जिसमें हमने इसमें लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रकृति में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। जैसे आप देखते होंगे कि बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं, जिसको हम की फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम इस अध्याय में समझेंगे, यानी फिजिक्स के अंतर्गत समझेंगे। तो आप पहले इसकी परिभाषा नोट करके याद कर लीजिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। इंग्लिश में यदि आपको परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नोविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द काउज एंड लॉज कंट्रोलिंग नेचुरल इवेंट्स विथ कंप्लीट मेजरमेंट। यानी नेचुरल इवेंट्स का यदि हम कंप्लीट मेजरमेंट के साथ अध्ययन करें तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स कि भौतिकी की उत्पत्ति कैसे हुई है। भौतिकी की उत्पत्ति कैसे हुई है फ्रेंड्स, ये फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। ग्रीक भाषा का एक शब्द क्या है, फ्यूसिस। इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। याद कर लीजिएगा, फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, नेचर अर्थात प्रकृति। अब फ्रेंड्स, हम समझते हैं इनके पिता के बारे में। फिजिक्स के फादर कौन है, व्हाट इज फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, सर आइजक न्यूटन। ये सर आइजक न्यूटन साहब जो है, ये एक ब्रिटिशिस है, अर्थात ये जो है अंग्रेज है। तो हमने यहाँ पर फिजिक्स की कुछ बेसिक नॉलेज को समझा, जिसमें कि हमने देखा कि फिजिक्स क्या है, अर्थात भौतिकी क्या है। प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस, उसी से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हमने देखा कि भौतिकी के पिता कौन है, तो भौतिकी के पिता सर आइजक न्यूटन है। अब हम अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ होता है। प्रकाश का अर्थ आप लोग सभी जानते हैं, प्रकाश का अर्थ क्या होता है, लाइट। और परावर्तन का अर्थ क्या होता है, प्रकाश का अर्थ होता है लाइट, तो परावर्तन का अर्थ क्या होता है, परावर्तन का अर्थ होता है लौटना, टकरा करके लौटना। यदि मान लीजिए आप इस तरह से कोई एक समतल दर्पण लेते हैं, यदि आप उस पर इधर से लाइट मारते हैं, तो ये क्या लाइट क्या होता है, इस तरह से अपने यानी टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाते हैं। अर्थात प्रकाश के परावर्तन का अर्थ क्या हुआ कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की जो क्रिया है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, अर्थात लाइट क्या है।
लाइट की क्या प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे, इसके नियम को समझेंगे, हर टॉपिक को हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या समझते हैं प्रकाश के बारे में। सबसे पहले हम क्या समझेंगे प्रकाश के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट है क्या? प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश कैसे एक ऊर्जा का रूप है, इसको यदि आप समझने की कोशिश करें, जैसे आप हम सभी जानते हैं कि घर में जो बल्ब जलते हैं या बिजली जलती है, तो उसमें क्या होता है। सबसे पहले जो है आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए हमारे घर में जो ये बल्ब जल रहे हैं, आखिर ये बल्ब क्यों जलते हैं, ये बल्ब क्यों जलते हैं, यदि इस पर हम विचार करें तो हम सभी जानते हैं ये हमारा एक बैटरी है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से एक बैटरी में एक होता है रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में क्या होता है एक रासायनिक ऊर्जा होता है। इस रासायनिक ऊर्जा को यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस रासायनिक ऊर्जा को यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जो कि विद्युत ऊर्जा जो हमको कौन सी ऊर्जा देती है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमको देती है। यानी यहाँ पर बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा है वो हमको किस रूप में मिल रहा है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिल रहा है। ऐसे ही आप घर में लैंप जलाते होंगे, तो लैंप में जो हम तेल डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, उस मिट्टी के तेल में एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा होती है, अर्थात केमिकल एनर्जी होती है। उस केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, यदि प्रकाश की उपस्थिति नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। सिर्फ आँख रहने से जो है हम किसी वस्तु को नहीं देखते हैं। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में सबसे पहला, प्रकाश का पहला गुण क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यानी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी हमने आपको बताया कि जैसे मिट्टी के तेल में रासायनिक ऊर्जा होती है, तो वो हमको क्या देता है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है। या विद्युत ऊर्जा जो कि बैटरी में होती है एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में, तो वो हमको क्या देता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में दे रही है। इसी तरह से जो है हमको समझ में आ रहा है कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। और यदि आप समझना चाहें, जैसे आपको पता होगा कि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन सूर्य प्रकाश की मदद से बनाता है। वे क्या करते हैं, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिसे वे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जो उन पौधों का अपना एक भोजन होता है। तो यहाँ पर भी हमको देखने के लिए क्या मिला कि प्रकाश ऊर्जा को पौधा क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, यानी प्रकाश, जिससे वे अपना भरण पोषण यानी पोषण करता है। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। और यदि आपसे यह प्रश्न कोई पूछे कि समस्त भूमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो हम क्या बताएंगे, सूर्य प्रकाश। क्योंकि सूर्य प्रकाश ही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत इसलिए हो जाता है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पौधा क्या किया, सूर्य के प्रकाश को अपना अवशोषित करके अपना एक भोजन बनाया, और उसी भोजन को सभी जीव जंतु जो है ग्रहण करते हैं, जिससे कि जीव जंतु को भी ऊर्जा मिलती है। यदि तो जीव जंतु जो ऊर्जा ग्रहण किया, ऊर्जा प्राप्त किया, वो पौधे से प्राप्त किया, और पौधा कहाँ से प्राप्त किया है, सूर्य के प्रकाश से। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्रकाश के दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है।
लाइट क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, ये टेढ़े मेढ़े मार्ग से नहीं चलता है। यदि आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक हमने सूर्य बनाया है, कहेंगे इस सूर्य को देखने के लिए, इस सूर्य को देखने के लिए कहेंगे, आपको देखने के लिए दो साधन देंगे, दो पाइप देंगे, एक सीधी पाइप देंगे और एक पाइप जो है आपको इस तरह से वक्रनुमा देंगे, अर्थात टेढ़ी पाइप देंगे। इन दोनों पाइप से यदि आप सूर्य को देखना चाहें तो इस पाइप से यानी सीधी पाइप से हम मतलब सूर्य को देख पाएंगे, वही आप टेढ़ी पाइप से सूर्य को नहीं देख पाएंगे। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक समझा कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम लाइट के अगले प्रॉपर्टी को समझते हैं। लाइट की अगली प्रॉपर्टी है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय तरंग का अर्थ होता है ऐसा तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको भी पता होगा कि लाइट के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको समझ में आया कि प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य के समय, और ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, मेरा अर्थ है, ये पृथ्वी है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वास करते हैं। यहाँ पर जीव जंतु क्या करते हैं, वास करते हैं। और आपको पता होगा कि पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल का घनत्व जो है कम होते जाता है। मान लीजिए कि पृथ्वी से इतनी ऊंचाई तक जो है वायुमंडल है, अर्थात यहाँ तक क्या है, वायुमंडल है, यानी एक माध्यम है, एक माध्यम है। और यहाँ से जो है सूर्य, यहाँ पर जो है कोई माध्यम नहीं, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, वैक्यूम, अर्थात निर्वात कहेंगे। तो हम समझते हैं कि लाइट जो है एक निर्वात से चल करके इस वायुमंडल में आता है। अर्थात यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम रहे तो भी संचरित हो सकता है, या माध्यम नहीं रहे तो भी प्रकाश का संचरण हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पर हवा भी नहीं है। तो तब पर भी लाइट क्या हो रहा है, संचरित हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपसे इसी का एक उल्टा वर्जन आपको समझाएं, मान लीजिए यहाँ पर एक साउंड है, एक लाउड स्पीकर है, उस लाउड स्पीकर को वहाँ से आप बजाइए, क्या हम इस लाउड स्पीकर को यहाँ सुन पाएंगे? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा आंसर? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। और हम सभी जानते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम जो भी चीज़ें सुन रहे हैं वो हम कैसे सुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ बोल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वायु जो एक माध्यम है, उस वायु में क्या होता है, कंपन होता है, तब जाकर वही कंपन हमारे कान में आता है, तो हम कुछ चीज़ें सुन पाते हैं। तो अर्थात ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, बिना माध्यम का ध्वनि संचित नहीं हो सकता है। किंतु लाइट के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये बिना माध्यम का भी संचरित हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब फ्रेंड्स इसके अगले टर्म को समझते हैं। अगला टर्म है फ्रेंड्स कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तरंग दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे शायद, या नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश किया है। तो प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसे? चलिए समझते हैं अनुप्रस्थ तरंग है। फ्रेंड्स पहले अनुप्रस्थ तरंग को समझ लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंग होता किस तरह से है? जो भी तरंग इस रूप में संचरित होती है उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, और लाइट जो है इसी तरह से संचरित होती है। और जो तरंगें इस रूप में संचरित होती है, अर्थात
क्षैतिज संचरित होता है, जिसका संचरण क्षैतिज नुमा होता है, और जिसका संचरण ऊर्ध्वाधर होता है उसको हम जिसका संचरण सॉरी फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसका संचरण ऊर्ध्वाधर होता है उसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, और जिसका संचरण क्षैतिज नुमा होगा अर्थात इस तरह से होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या समझना है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। वही आपसे पूछा जाए ध्वनि कौन सी तरंग है, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि ध्वनि का संचरण इस रूप से होता है, क्षैतिज नुमा होता है, वे वायु को ऐसे 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 कंपित करते हुए चलता है वायु के कण को। वही लाइट जो है, लाइट इस तरह से चलती है, तो लाइट को हम क्या कहेंगे, एक अनुप्रस्थ तरंग, और ध्वनि को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। तो इतनी बातें हमको समझ में आया। अब हम अगले प्रॉपर्टी को समझते हैं कि लाइट की अगली प्रॉपर्टी क्या है। फ्रेंड्स, लाइट की अगली प्रॉपर्टी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात इसी को हम बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लाइट जो है निर्वात में यानी वैक्यूम में, जहाँ पर भी कुछ भी नहीं हो, जहाँ की कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पर लाइट की चाल कितनी है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब फ्रेंड्स हम अगले टॉपिक को समझते हैं, अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमने आपको अभी तुरंत बताया कि प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश हम समझते हैं कि एक अनुप्रस्थ तरंग है, इस रूप में चलती है, तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। ये नैनोमीटर फ्रेंड्स क्या है, यदि आपसे कोई नैनोमीटर पूछे कि तो आप बताइएगा एक नैनोमीटर जो है, एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है, अर्थात एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। आप सोच सकते हैं 10⁻⁻9 का अर्थ हुआ कि एक में आप भाग देना है आपको 10⁻9, अर्थात एक पर 10 जीरो से भाग देना होगा। तो ये अमाउंट जो 10⁻⁻9 अमाउंट जो बहुत कम है, इसलिए हम समझते हैं कि ये जो क्या कहते हैं ये जो हम समझते हैं कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इतनी कम है, इतनी कम है कि ये हमको क्या दिखता है, स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई देता है। और वास्तविकता क्या है कि वास्तविकता यही है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के चलते ये हमको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो हमने यहाँ तक लाइट की कुछ प्रॉपर्टी को समझा। अब हम जो है फ्रेंड्स इसके बाद अगले पार्ट में आपको हम समझाएंगे, अगले पार्ट में हमने आपको समझाएंगे। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हमने आपके लिए कुछ इमेज को बताया है कि लाइट जो है, यहाँ पर हमने जो आपको एक इमेज समझाने की कोशिश की। यहाँ पर समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट जो है इस रूप में चल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे वैक्यूम, अर्थात यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एक वायुमंडल है। तो पहले वैक्यूम से लाइट आ रही वायुमंडल में, तब हम उसको जो है पृथ्वी पर देख पाते हैं लाइट को। वही आप साउंड की बात करें तो साउंड में क्या हो रहा है, साउंड में देखिए, साउंड में क्या हो रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ कुछ नहीं है। यदि यहाँ पर हमने कोई साउंड क्रिएट किया तो उस साउंड को के संचरण के लिए, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, तो इस साउंड के संचरण के लिए हम लोग जानते हैं कि माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि यहाँ पर कोई साउंड बजा दिया जाए और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो हम यहाँ पर जो है ठहरे
इस साउंड को नहीं सुन पाएंगे। तो साउंड के संचरण के लिए क्या होता है, माध्यम की ज़रूरत होती है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर कोई साउंड क्रिएट करें तो ये साउंड जो है इस रूप में हमारे पास आता है, अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग इसको हम समझते हैं। तो यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब इसके हम अगले पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए। यदि वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो आपके लिए हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। इसके बाद हम प्रकाश स्रोत समझेंगे, प्रदीप समझेंगे, अपसारी समझेंगे। उसके बाद इसी तरह से हम जो है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरह से लाएंगे, आपको इसी PDF के तौर पर हम पढ़ाएंगे। यदि आप इसका PDF नोट भी लेना चाहेंगे तो आपके लिए हम इस PDF नोट को भी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से इस PDF नोट को भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।